अध्याय 247 रक्त संबंध। हालांकि अगली सुबह मेइशू को अनुभव हुआ कि किताब पलटने जितनी जल्दी किसी का मूड बदलने का क्या मतलब होता है। पिछली रात मिस शेंग ने उसे अपनी जांच जारी रखने की अनुमति देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ एक रात के बाद मिस शेंग अपनी बात से मुकर गई और उसे आगे की जांच करने से मना कर दिया। मेइशू ने अनिच्छा से अपना रुख नरम करने की कोशिश की। क्या मैं बस एक नज़र देख सकता हूँ? बस एक नज़र? नहीं। शेंग न्यान ने अपनी बाहें खोली और मेइशू का रास्ता मजबूती से रोक दिया। अध्ययन शेंग परिवार के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। आप ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। यदि कोई नौकर आपको देखता है और मेरे पिता को बताता है तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं बस एक बुकशेल्फ को देखना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ अंदर आए तो कैसा रहेगा? मेइशू ने समझौता कर लिया। उसका स्वर कुछ विनम्र था। शेंग न्यान अपने इनकार पर दृढ़ थे। नहीं, आप अन्य स्थानों की जांच कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन सीमा से बाहर है। हो सकता है कि यहाँ वह न भी हो जो आप खोज रहे हैं, लेकिन शेंग ऑपरेशन के रहस्य निश्चित रूप से हैं। ठीक है। मेइशू ने अंततः पूरी तरह से हार मान ली, कंधे झुकाए और नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। वास्तव में वह केवल उस बुकशेल्फ पर नजर डालना चाहती थी जिसे उसने कल देखा था। उसे लग रहा था कि शेंग क्वान विशेष रूप से एक बुकशेल्फ के बारे में चिंतित था। शेंग न्यान के शयन कक्ष में लौटने से पहले उसे आगे की जांच करने का मौका नहीं मिला था। सुबह सुबह शेंग क्वान पहले ही कंपनी में जा चुका था, इसलिए शेंग न्यान ने मेइशू को बाहर जाने देने की हिम्मत की। वह शेंग क्वान से मेइशू की पहचान के बारे में पूछने से बच रही थी। एक बार जब उसके पिता को पता चला कि वह जिस दोस्त के साथ कल रात सोई थी वह मेई परिवार से था, तो वह शायद बेहद क्रोधित होंगे और समय से पहले सतर्क हो जाएंगे। शेंग निवास पर हार्दिक नाश्ते के बाद मेइशू जाने के लिए तैयार हुई। शेंग न्यान ने ड्राइवर को उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा था। कार का इंतजार करते समय मेइशू ने शेंग न्यान की प्रतिक्रिया देने से पहले शेंग न्यान के बालों में अपनी उंगलियां फिराईं और अपना हाथ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब में डाल लिया। फिर उसने छेड़खानी भरे भाव के साथ शेंग न्यान की ओर हाथ हिलाया। मैं जा रहा हूँ मिस शेंग। मेरे बारे में सोचना याद रखें। आप अभी भी बहुत छोटे हैं और आपने पहले ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सीख ली हैं। शेंग न्यान ने इस तरह कहा, लेकिन वह अपनी आंखों में मनोरंजन को छिपा नहीं सकी। ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि उसे वास्तव में मेइशू का व्यक्तित्व पसंद आया। यदि पहले जो नहीं हुआ होता तो वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते। लेकिन मेइशू ने जबरदस्ती शेंग न्यान की मुस्कान से अपनी नज़र हटा ली और ठंडे भाव के साथ कार में बैठ गई। उसने सहजता से अपनी जेब में उस वस्तु को छूने के लिए हाथ डाला जो उसने वहां रखी थी। जिस मामले की वह वर्तमान में जांच कर रही थी, वह शेंग न्यान के जीवन में भारी बदलाव ला सकता है, और शेंग न्यान उससे नाराज हो सकता है या इसके लिए उससे नफरत भी कर सकता है। वे कभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के दोस्त नहीं बन पाएंगे। मेइशू केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी कि स्थिति उतनी शर्मनाक न हो जितनी उसने कल्पना की थी। ड्राइवर ने उसे स्कूल के गेट पर उतार दिया। कार को जाते हुए देखने के बाद वह मुड़ी और स्कूल से बाहर निकल गई और सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार में बैठ गई। जैसे ही वह कार में बैठी, मेइशू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे वह अनजाने में कांपने लगी। मिस मेई, यह आपका नाश्ता है। जियांग वह सोया दूध और कुछ पकौड़ी लेकर आगे की सीट से मुड़ा। धन्यवाद, लेकिन मैं पहले ही खा चुका हूँ। आप इसे ले सकते हैं। मेइशू ने अपना हाथ उठाते हुए मना कर दिया। मुझे अस्पताल ले चलो। यह विशेष रूप से मास्टर सी द्वारा आपके लिए खरीदा गया था। जियांग भी थोड़ा झिझका। अगर मैं इसे खाता हूँ, कृपया मास्टर सी को मत बताना। चिंता मत करो, मेइशू ने उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना फोन भी निकाला और उस आदमी को धन्यवाद संदेश भेजा जो व्यस्त होने पर भी हमेशा उसे ध्यान में रखता था। जियांग ही ने आराम किया और उस पकौड़ी का आनंद लेने का अवसर लिया जिसकी वह लंबे समय से लालसा कर रहा था। ठीक है, आपके आश्वासन के अनुसार मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। मास्टर सी ने पहले ही आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दी है। यदि आप अभी जाते हैं तो आपको आज परिणाम मिलेगा। मेइशू ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपने लूमिंग की ओर से नमूना प्राप्त किया है? चिंता मत करो, जियांग। उसने किनारे से एक सीलबंद बैग उठाया और गर्व से उसे दिखाया। पिछली रात इस आदमी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वह एक नाइट क्लब में चला गया। उसके करीब जाना बहुत आसान था। चलो चलें, मेइशू ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति अब गंभीर है। उसकी आंखें इस बात की प्रत्याशा से भरी हैं कि क्या पुष्टि होने वाली है। लू परिवार का प्रभाव पहले ही विभिन्न उद्योगों तक पहुंच चुका था, और जब तक लू सी बोलता कोई भी उसके साथ सहयोग करने से इनकार नहीं करता। यहाँ तक कि अस्पताल जैसी जगह भी अपवाद नहीं थी। ऐसा कहा गया था कि लूसी ने इस अस्पताल को बहुत सारे चिकित्सा उपकरण भी दान किए थे। यही कारण है कि अस्पताल निदेशक ने डीएनए परीक्षण में तेजी लाने का वादा किया था। डीएनए परीक्षण केंद्र को परीक्षण पूरा करने के लिए आमतौर पर 5 दिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन मेइशू के लिए इसे घटाकर केवल 2 घंटे कर दिया गया था।
मिस मेई, हमारे पास नतीजे हैं। जियांग वह कागज की कुछ पतली शीटें पकड़कर तेजी से आगे बढ़ा। मेई शू लापरवाही से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और कागजात स्वीकार कर लिए। मुझे उम्मीद है कि यह वह नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आप निश्चित रूप से निराश होंगे, जियांग ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि वे अपने पिता के माध्यम से सौतेले भाई बहन का रिश्ता साझा करते हैं। यह अपमानजनक है। मिस मेई, क्या हमें मिस शेंग को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए? नहीं। मेई शू को अचानक चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और उसका शरीर लगभग खड़ा नहीं रह सका। अगर जियांग ने समय पर उसका साथ नहीं दिया होता तो वह मौके पर ही बेहोश हो जाती। अभी नहीं, इस मामले में मेरी अपनी योजनाएं हैं। अध्याय 248 वेश बदलना। शेंग परिवार की बड़ी कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम शेंग क्वान के पास निश्चित रूप से कुछ तरकीबें थीं। उसका फोन अत्यधिक सुरक्षित था और यहाँ तक कि मेई शू भी उसे हैक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। वह जो देख सकती थी, शेंग क्वान शेंग नियान के मामले में सतर्क हो सकता था, लेकिन उसके लिए उसका प्यार संदेह से परे था। इसलिए जरूरी नहीं कि शेंग क्वान को सच्चाई पता हो। हर चीज की चाबी लू मिंग की मां के हाथ में थी। वह ली जेन की दादी भी थी। हालांकि उन्हें दादी कहा जाता था, उन दिनों लोगों के अक्सर कम उम्र में ही बच्चे होते थे और वह केवल 50 वर्ष की थी। उचित रखरखाव के साथ वह अभी भी युवा दिखती थी। मेई शू ने उसे भीड़ में देखा और सक्रिय रूप से उसके पास आई। मैडम, आपकी शैली स्टोर में हमारे नए उत्पादों के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या आप अंदर आकर देखना चाहेंगे? आज हमारे पास एक प्रमोशन है और आपको 10,000 युआन से अधिक की खरीदारी पर छूट मिलेगी। लिन वेई मुस्कुराई और मेई शू का सिर से पैर तक मूल्यांकन किया। उनकी आंखें गर्व से भर गईं। युवा महिला, आप बहुत बूढ़ी नहीं दिखती हैं और आप पहले से ही काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे पास किस तरह की शैली है? मैडम, आप एक सुंदर और असाधारण आकर्षण प्रदर्शित करती हैं, जो हमारे स्टोर के नए परिपक्व सीमित संस्करण संग्रह के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके अलावा कृपया देखें कि आप जो बैग ले जा रहे हैं उसका रंग इस सीजन के लिए हमारे विशेष भूरे रंग से मेल खाता है। तुम्हें अंदर आकर अवश्य देखना चाहिए। मुझे यकीन है कि यह आपका ध्यान खींचेगा। आप काफी प्रेरक हैं, लिन वेई ने प्रशंसा से प्रसन्न होकर कहा। उसने अहंकारपूर्वक अपने बालों को पकड़ते हुए हेयरपिन को ठीक किया और कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुई तो मैं दोबारा आपके स्टोर पर नहीं आऊंगी। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मेई शू मुस्कुराए और उसे स्टोर में आमंत्रित किया। इस बीच सड़क के पार एक कैफे में, जिस दिशा में मेई शू और लिन वेई गायब हो गए थे, उस दिशा का निरीक्षण करते हुए जियांग ने अपने कार्मेल मैकेचिटो का घूंट पिया। मिस मेई वास्तव में अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाती है, मास्टर सी। यदि उसे पारिवारिक व्यवसाय विरासत में नहीं मिल सकता है तो वह बिक्री में करियर बनाने पर विचार कर सकती है। मुझे यकीन है कि वह सेल्स चैंपियन बनेगी। लूसी ने आलस्य से भौहें उठाई और जियांग की ओर देखा। क्या आप खाना खाते समय बात करना बंद नहीं कर सकते? जियांग उसने जल्दी से केक के कुछ और टुकड़े लिए और अपनी आंखों का उपयोग करके संकेत दिया कि उसने अपना मुंह केक से सील कर लिया है और वह दोबारा नहीं बोलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिखा रहा था कि उसने केक से खुद को प्रभावी ढंग से चुप करा लिया है और वह बारी से बाहर नहीं बोलेगा। लूसी को उसके साथ आगे बहस करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। कंट्री एम में सहयोग परियोजना के लिए बातचीत कैसी चल रही है? व्यवसाय के बारे में बात करते हुए जियांग ने केक का कड़वा स्वाद अपने मुंह में निगल लिया और उत्तर दिया, मिस्टर लू, मैंने उनसे आग्रह किया है, लेकिन दूसरा पक्ष विचार करने के लिए और अधिक समय चाहता है। मुझे संदेह है कि शेंग परिवार पर्दे के पीछे चालें खेल रहा है। आखिरकार शेंग क्वान की नज़र भी इस आकर्षक सौदे पर है। ओह, तो वह जल्द ही रुचि खो देगा। उसके साथ परेशान मत हो, लूसी ने लापरवाही से कहा, अपने लैपटॉप पर काम करना जारी रखा। जियांग ने सिर हिलाया और फिर बिना पलक झपकाए लूसी की ओर देखा। उसका मुंह हिल गया और ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। लूसी उसके घूरने से नाराज थी। उसने भौहें चढ़ा ली और उसकी ओर घूरकर देखा और उसे जल्दी से अपनी बात खत्म करने का इशारा किया। तभी जियांग को ये कहने का साहस हुआ कि वह क्या सोच रहा था। मास्टर सी, क्या हम इस बार भी मिस मेई की मदद कर रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ शेंग परिवार से निपटना चाहते हैं? लूसी ने अपना धैर्य खो दिया और कहा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? जियांग उसने अपना सिर हिलाया। यह अलग है मास्टर सी, आप इस बार भी मिस मेई की मदद कर रहे हैं। क्या आप शेंग परिवार के लिए ऐसा कर रहे हैं या सिर्फ मिस मेई के लिए? लूसी उसके सवाल से स्तब्ध रह गया और थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था। जियांग उन्होंने आगे कहा, आपने विशेष रूप से लू परिवार के मॉल के प्रबंधक का स्वागत किया, मिस मेई के लिए एक लग्जरी ब्रांड की दुकान में मछली पकड़ने की व्यवस्था की और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उस पर नजर भी रखी। क्या ये वास्तव में सिर्फ इसलिए है क्योंकि शेंग परिवार लू परिवार का एक शक्तिशाली प्रतियोगी है? इससे क्या फर्क पड़ता है?
लूसी ने लापरवाही से अपनी आंखें नीची कर ली और काम करना जारी रखा। इससे कोई फर्क पड़ा? ठीक है, जियान, वह अपने दिल में चिल्लाता रहा। देखिए, आप अभी काम में कितने व्यस्त हैं, लेकिन आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से आए हैं और आप चीजों की निगरानी के लिए अपना काम भी करने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप चिंतित हैं कि मेई की ओर से कुछ गलत हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप मिस मेई के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं? अपने बॉस को स्थिति की सच्चाई का एहसास कराने में मदद करने के लिए जियांग हे ने बोलने की हिम्मत करने से पहले बहुत देर तक झिझकते हुए कहा, मास्टर सी, यदि आप केवल चिंतित हैं कि मिस मेई शेंगक्वान को अकेले नहीं संभाल सकती हैं, तो आप आसानी से सक्षम सहायता भेज सकते हैं। आपको यहाँ व्यक्तिगत रूप से रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर यह पूरी तरह से मिस मेई के लिए है, तो मुझे लगता है कि उसे यह बताना एक अच्छा विचार हो सकता है कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। अभी वे इधर उधर छिप रहे थे और मिस मेई को पता नहीं था कि आप पर्दे के पीछे कितना प्रयास कर रहे थे। जियान को लगा कि उसने बॉस की आजीवन खुशी के मामले में बहुत सोच विचार किया है। हालांकि कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से इसकी सराहना नहीं की। लगता है आपके पास बहुत अधिक खाली समय है। लूसी ने अपनी जीभ चटकाई और दूसरी तरफ बार की ओर इशारा किया। इस कैफे की सेवा गुणवत्ता बहुत कम है। आपके पास इसे सुधारने के लिए 10 मिनट है, अन्यथा मैं आपका बोनस काट लूंगा। अध्याय 249, अजनबियों की दयालुता। जियान, वो लगभग रोने लगा था। ये उसके अच्छे इरादों को क्यों नहीं समझ सका, लेकिन दिल में शिकायत के बावजूद उसे अभी भी नेता द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना था। 50 भारी मन से जियान के पास इस कॉफी शॉप के पर्यवेक्षक को खोजने, उन्हें अच्छी तरह से डांटने और उन्हें तत्काल सुधार करने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा दुकान बंद कर दी जाएगी। दूसरी ओर विलासिता की दुकान में मेई शू ने लिन वेई को कई हैंडबैग और स्कार्फ खरीदने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया था, और जब भुगतान करने का समय आया तो कुल छूट 1 लाख की न्यूनतम छूट से कहीं अधिक थी। उसने स्वेच्छा से सदस्यता छूट के साथ लिन वेई की मदद करने की पेशकश की। लिन वेई ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और उसे फोन देते हुए उसकी प्रशंसा की। आप युवा महिला, भले ही युवा दिखती हो, लेकिन आप अपने शब्दों और कार्यों में बहुत परिपक्व हैं। अगर मेरा बेटा आपके जितना परिपक्व हो सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। मैडम, युवा मास्टर का रुतबा बहुत अच्छा है, कोई तुलना कैसे कर सकता है? मेई शू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। स्टोर में प्रवेश करने के बाद से लिन वेई ने उनसे कई तारीफें सुनी थी, इसलिए जब मेई शू ने उनका फोन लौटाया तो लिन वेई ने सक्रिय रूप से संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने का सुझाव दिया ताकि स्टोर पर उनकी भविष्य की सभी खरीदारी का श्रेय मेई शू को दिया जाए। मेई शू तुरंत सहमत हो गया और फिर सम्मानपूर्वक लिन वेई को स्टोर से बाहर ले गया। एक बार लिन वेई के चले जाने के बाद मेई शू तुरंत अपनी कार्यवर्दी उतारने के लिए चेंजिंग रूम में गई। हालांकि दूसरी दुकान सहायक को नहीं पता था कि मेई शू वास्तव में कौन थी। प्रबंधक ने उसे मेई शू के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था, इसलिए उसने उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से मेई शू को उसके कपड़े पहनाने में मदद करने के लिए आई। मेई शू के बदलने के बाद दुकान सहायक ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह बिक्री का श्रेय ले सकती है। बहन, क्या मैं इस बिक्री को अपने नाम से गिन सकता हूँ? मैंने अभी यहाँ काम करना शुरू किया है और मैंने अभी तक एक भी बिक्री नहीं की है। ये लगभग महीने का अंत है और अगर मैं अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका तो मुझे डर है कि मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाऊंगा। उसने घबराकर अपनी गर्दन भी सिकोड़ ली, दयनीय लग रही थी और डांट पड़ने से डर रही थी। मेई शू ने चंचलतापूर्वक बिल को अपने हाथ में लहराया और पूछा, आपने मुझे क्या कहा? बहन, युवा दुकान सहायक ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिया, अपना सिर झुकाते हुए सोचा कि मेई शू को बहन कहकर संबोधित करने में क्या गलत है। यदि उसने मेई शू की उम्र को उसके पिछले जीवन और उसकी वर्तमान उम्र से जोड़ दिया तो मेई शू को बहन कहना पूरी तरह से उचित था। लेकिन समस्या ये थी कि मेई शू इस जीवन में अभी भी नाबालिग थी। दूसरी ओर दुकान की सहायक ऐसी लग रही थी जैसे वह पहले से ही 20 साल की थी, इसलिए उसके मेई शू को बहन कहने से मेई शू चिड़चिड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसे लेने दूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा परीक्षण करना होगा। मेई शू ने उसे 1 लाख से अधिक के बिल का लालच देते हुए चिढ़ाया। दुकान का सहायक सीधा खड़ा हो गया और बोला, बहन बेझिझक मेरी परीक्षा लें। मेई शू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अभी उस महिला की शक्ल याद है? मुझे याद है, युवा दुकान सहायक ने तुरंत उत्तर दिया। मेई शू की मुस्कान चौड़ी हो गई। अगर वह अगली बार दुकान पर आती है और मुझे नहीं देखती है तो क्या आप जानते हैं कि क्या कहना है? क्या तुम अब भी दुकान पर आओगी, बहन? दुकान सहायक ने आंखें झपकाईं और पूछा। मेई शू ने सिर हिलाया। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता मैं शायद वापस नहीं आऊंगा। तो मुझे पता है, दुकान सहायक ने चतुराई से उत्तर दिया। मैं उसे बताऊंगा कि आपके कुछ पारिवारिक मामले थे और आप पहले ही इस्तीफा देकर घर जा चुके हैं, लेकिन आप भविष्य में वापस आ सकते हैं। चिंता मत करो बहन, मैं उसे कुछ भी असामान्य नहीं देखने दूंगा। तुम होशियार हो, मेई शू ने उसे बिल थमाते हुए कहा। दरअसल मैंने इसे पहले ही आपके नाम पर जमा कर दिया है।
मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ और मुझे बिक्री लक्ष्य हासिल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब वह अभी भुगतान कर रही थी तो मैंने कंप्यूटर पर आपकी कर्मचारी आईडी दर्ज की। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप सचमुच एक अच्छी इंसान हैं। युवा दुकान सहायक इतनी प्रभावित हुई कि ऐसा लगा कि वह फूट फूट कर रोने वाली थी। स्कूल छोड़ने के बाद कुछ समय तक कार्यबल में रहने के कारण सामाजिक अनुभव की कमी के कारण अक्सर दूसरों द्वारा उसका फायदा उठाया जाता था और उसे मूर्ख बनाया जाता था। ये पहली बार था जब उसे किसी अजनबी से इतनी निस्वार्थ दयालुता महसूस हुई थी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेईशू आज दुकान पर किस लिए आई थी, वह किसी भी अनुवर्ती कार्य में मेईशू की सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी और कोई भी रहस्य उजागर नहीं करेगी। मेईशू ने उसकी प्रशंसा सहर्ष स्वीकार कर ली और उससे विदा लेकर मॉल से चली गई। जियांग उसने उसे दूर से जाते हुए देखा और जल्दी से लूसी को रिपोर्ट करने आया। मास्टर 51, मिस मेई को अब तक अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए था। क्या हमें ऊपर जाकर उसका स्वागत करना चाहिए? नहीं, लूसी ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, मेज पर रखी हर चीज को जियांग हे को साफ करने के लिए फेंक दिया और अपने सूट के कफ को ऊपर कर लिया। उन्होंने एक दबंग सीईओ की आभा दिखाते हुए कहा, चलो कंपनी में वापस चलते हैं, मुझे बहुत काम करना है। जियांग उसने मन ही मन सोचा, आपके ये कार्य अचानक सामने नहीं आए हैं। मिस मेई के जाते ही आप काम में व्यस्त क्यों हो गए? क्या आपको सब कुछ छोड़कर उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था और उसे बताना चाहिए था कि हम इस समय उस पर नजर रख रहे हैं? हालांकि वह ये बात केवल अपने दिल में ही सोच सकता था, क्योंकि अगर उसे 100 गुना भी साहस दिया जाए तो भी वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेईशू के मॉल छोड़ने के बाद वह अपनी कक्षाओं में भाग लेने के लिए सीधे स्कूल वापस चली गई। ये सुनकर कि वह वापस आ गई है, वेन मियाओ कक्षा समाप्त होते ही उसकी ओर दौड़ी, उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, शिक्षक ने कहा कि तुमने बीमारी की छुट्टी ले ली है। क्या तुम सच में बीमार हो? तुमने थोड़ी देर घर पर आराम क्यों नहीं किया? अध्याय 250, साक्षी ढूंढना। मैं ठीक हूँ, मुझे कल रात पर्याप्त आराम नहीं मिला, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद मेईशू ने जादुई तरीके से अपने बैग से केक का एक डिब्बा निकाला और वेन मियाओ को दे दिया। यह आपके लिए है, मुझे पता है कि आपको स्ट्रॉबेरी का स्वाद पसंद है, इसे आजमाएं और देखें कि क्या आपको ये पसंद है। वाह मेईशू, आप अपने पिछले जन्म में एक देवदूत रहे होंगे। आपके जैसा दयालु व्यक्ति कैसे हो सकता है? वेन मियाओ बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने मेईशू को एक बड़ा भालू गले लगाया। कई सहपाठियों ने उसकी बातें सुनी और ईर्ष्या से इधर उधर देखा और देवी से भी केक खाने की इच्छा व्यक्त की। वेन मियाओ ने गर्व से केक उठाया और उन पर अपनी आंखें घुमाई। यह मेरे शो की ओर से मेरे लिए एक विशेष उपहार है, इसके बारे में सोचो भी मत। मेईशू ने चिल्लाते हुए सहयोग किया, ये सही है, यह अकेले मियाओ मियाओ के लिए एक धन्यवाद उपहार है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पिछली अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान आपके माता पिता ने मेरी मदद की थी और मेरे पिता के सामने मेरे लिए बात की थी। इसलिए अगले कुछ दिनों में मुझे अध्ययन सामग्री का एक सेट तैयार करने में कुछ समय लगेगा और हम सभी एक साथ अध्ययन कर सकते हैं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में आदर्श परिणाम के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, कक्षा में सहपाठी खुशी से झूम उठे। पहले जब मेईशू एक अध्ययन समूह बनाना चाहती थी तो उसने लुयान के नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब केवल मेईशू द्वारा आयोजित शब्द ही पर्याप्त महत्व रखते हैं। हालांकि उसके ग्रेड लुयान से आगे नहीं गए थे, लेकिन वह छोटी अवधि में सबसे तेजी से सुधार करने वाली शीर्ष छात्रा थी। यदि उन्हें उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री मिल जाए तो शायद वे अगली मॉक परीक्षाओं में भी वही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन सभी के पास अपने वांछित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का बेहतर मौका था? मेईशू, तुम सच में एक देवदूत हो, हमें धन्यवाद देने का तो जिक्र ही मत करो। हमें आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने पहले भी मेई म्यू की मदद की थी और मेईशू को गुप्त रूप से बहुत निशाना बनाया था। अब उसने न केवल शिकायत छोड़ दी थी, बल्कि पूरी ईमानदारी से उनकी मदद भी की थी। निस्संदेह वे आभारी थे। इन छात्रों के लिए प्रसिद्धि, भाग्य और स्थिति सभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने से कम सार्थक थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी। मेईशू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और सभी को एक साथ प्रगति करते हुए देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन एक चीज है जिसके लिए मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है। देवी, बस हमें बताओ, चाहे आग और पानी से गुजरना पड़े, हम संकोच नहीं करेंगे। एक व्यक्ति उसके पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी छाती थपथपाई और उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। अन्य लोग भी चिल्लाने लगे और विवरण प्रकट करने के लिए उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। मेईशू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सावधानीपूर्वक उसके अनुरोध को समझाया। फिर उन्होंने उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभी उसे शेन परिवार के मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच करने की जरूरत थी, क्योंकि वह पतली हो गई थी और वांग्यू घटना के परिणामों से निपटने के लिए उसके पास समय नहीं था।
कुछ विचार करने के बाद उसने छात्रों के फोन से अनुचित वीडियो को हटाने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसलिए उसने अपने सहपाठियों से गलत उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए विकसित किए गए सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कहा। उन्हें उम्मीद थी कि प्रत्येक व्यक्ति इसे डाउनलोड करेगा ताकि जब वे सॉफ्टवेयर का उपयोग करें तो ये स्वचालित रूप से वीडियो का पता लगाएगा और उसे हटा देगा। पहले तो इसे पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से शिक्षकों को सॉफ्टवेयर उपयोगी लगा और उन्होंने छात्रों से इसे डाउनलोड करने के लिए सक्रिय रूप से अनुरोध करना शुरू कर दिया। ऐप कुछ ही दिनों में लिन सिटी में लोकप्रिय हो गया और मेइशू का वीडियो ऐप द्वारा सफलतापूर्वक हटा दिया गया। इस तरह अधिकांश वीडियो यथाशीघ्र हटाए जा सकते हैं। बेशक मेइशू अभी इस मामले को लेकर बहुत चिंतित नहीं थी, क्योंकि एफ और एस दोनों पहले ही कार्रवाई कर चुके थे। उनका मानना था कि वे सभी वीडियो को आसानी से हटाने का काम संभाल सकते हैं। मेइशू का मुख्य ध्यान अब लिन वेई की हरकतों पर नजर रखना था। जब उसने लिन वेई को मॉल में सदस्यता के लिए आवेदन करने में मदद की तो उसने गुप्त रूप से लिन वेई के फोन में एक ट्रोजन हॉर्स प्रत्यारोपित कर दिया। अब वह लिन वेई के फोन को दूर से नियंत्रित कर सकती थी और उसकी सभी कॉल और संदेशों की निगरानी कर सकती थी। मेइशू लिन वेई के फोन में सबसे महत्वपूर्ण सबूत ढूंढना चाहता था। ये चीज हमेशा लिन वेई के फोन में रहने की संभावना है। भले ही इसे कहीं और स्थानांतरित किया गया हो, उसके फोन पर एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मेइशू ने फोन पर लूसी को आश्वासन दिया। लूसी अपने मनोरंजन को अपने स्वर में छिपा नहीं सका। क्या आप निश्चित हैं कि लिन वेई और शेन क्वान ने फोन पर बातचीत की थी? बेशक शेन क्वान में लिन वेई जैसा दृढ़ संकल्प नहीं है। वह शायद उससे आसानी से मिलने की हिम्मत नहीं करेगा, मेइशू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे वह चीज मिल गई जिसे वह एक फाइल में ढूंढ रही थी जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग संग्रहित थी। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली होगी, लूसी ने हंसते हुए कहा। तो आपका अगला कदम क्या है? मेइशू का हर्षित मूड अचानक निराशा में बदल गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये रिकॉर्डिंग शेन क्वान की बेटी शेन नियान को भेजना है। हालांकि सच्चाई बहुत क्रूर थी और मेइशू को चिंता थी कि वह मासूम लड़की जिसने अभी भी अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है शायद इसे संभाल नहीं पाएगी। तुम्हें जो भी करना है आगे बढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण बात आंटी के लिए न्याय मांगना है। लूसी ने उसकी आवाज में चिंता सुनी और अपनी भावनाओं को प्रकट किए बिना उसे प्रोत्साहित किया। अध्याय 251 फोन रिकॉर्डिंग। मेइशू समझ गई और मुस्कुराई। इतने दिल से मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो फिर मुझे सच्चे दिल से धन्यवाद। लूसी ने फोन पकड़ा और फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चल दिया। व्यस्त दिन की थकान उसकी आवाज सुनते ही गायब हो गई। मुझे पता है, क्या आप धन्यवाद देने के लिए रात्रि भोजन करना चाहते हैं? मेइशू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, लेकिन सिर्फ रात का खाना खा लेना निष्ठाहीन लग सकता है। आप मुझे धन्यवाद देने के लिए और क्या करना चाहते हैं? लूसी अच्छे मूड में थी। मेइशू ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मैं आपके लिए एक विशेष उपहार तैयार करूंगी। आप इसका इंतजार कर सकते हैं? जरूर, मैं इसका इंतजार करूंगा। मास्टर सी, एक दस्तावेज है जिस पर आपके तत्काल हस्ताक्षर की आवश्यकता है। अनुचित समय पर फोन से जियांग हे की आवाज बाधित हुई। मेइशू ने तुरंत कहा, तुम आगे बढ़ो और अपना काम करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जब हमारे पास समय हो तो हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। लूसी के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने फोन रख दिया, इस डर से कि उसके अपने मामले उसके काम में बाधा डालेंगे। इस मामले में लूसी पहले ही उसकी काफी मदद कर चुकी थी। वह अपने काम के समय पर कब्जा जारी रखने के लिए वास्तव में शर्मिंदा थी। दूसरी ओर अपने फोन से कुछ व्यस्त सिग्नल सुनने के बाद लूसी ने बिना किसी भाव के अपना फोन रख दिया और जियांग ही को घूरने लगा, जिसे समय का कोई अंदाजा नहीं था। जियांग ही को अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई और उसने जल्दी से समझाया, मास्टर सी, ये दस्तावेज वास्तव में जरूरी है, इसीलिए मैं खटखटाना भूल गया और बस अंदर आ गया। लूसी ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, इसे मुझे दे दो, मुझे देखने दो। उसके पास एक प्रभावशाली तरीका था जिससे ऐसा लगता था कि यदि दस्तावेज पर्याप्त जरूरी नहीं था तो वह जियांग हे को निकाल देगा। जियांग के पास दस्तावेज सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने गुप्त रूप से प्रार्थना की कि लूसी उस पर अपनी कुंठा न निकाले। हाथ में रिकॉर्डिंग लेकर मेइशू ने शेन नियान को एक संदेश भेजा और उसे पास की कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहा। शेन नियान तुरंत सहमत हो गई और जल्द ही खुद वहां चली गई। वे दोनों एक कोने के बूथ में बैठ गए। शेन नियान ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और हैरान भाव से मेइशू की ओर देखा। आपने कोई अधिक महंगा स्थान क्यों नहीं चुना जहां हमें बात करते समय सुनने की चिंता न हो? ये पैसे की बर्बादी है, मेइशू ने खुलकर उत्तर दिया। शेन नियान अवाक रह गया। मेई परिवार की प्रतिष्ठित सबसे बड़ी बेटी ने वास्तव में कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या मेई परिवार में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था या कुछ और? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? इस जगह के केक वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या तुम एक आजमाना चाहोगे?
मेइशू ने अपने पिछले बयान में कुछ भी गलत होने के बारे में सोचे बिना मिठाई की सिफारिश की और उत्साहपूर्वक मिठाई का प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके लिए लागत प्रभावशीलता सर्वोच्च प्राथमिकता थी। महंगी चीजें आवश्यक रूप से बेहतर नहीं थीं। मेइशू ने यह नहीं सोचा था कि जिस हाई एंड क्लब में लूसी उसे ले गई थी वहां का खाना असाधारण रूप से अच्छा था। ठीक है, शेन नयान ने अनिच्छा से उसके सुझाव पर सहमति जताई और 1 कप कॉफी और 2 मिठाइयां और रखी। फिर वह मेइशू की ओर मुड़ी और पूछा, तो तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों आमंत्रित किया? तुम्हें क्या मिला? मुझे कुछ ऐसा मिला है जो आपकी धारणा को पूरी तरह से बदल देगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है, मेइशू ने गंभीरता से कहा और अपने फोन से रिकॉर्डिंग निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। हालांकि उसने प्ले बटन दबाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। शेन नयान पीला पड़ गया और पूछा, क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि आप अभी तक तैयार नहीं हैं, मेइशू ने गंभीरता से कहा। इस रिकॉर्डिंग की सामग्री से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी दुनिया ढह रही है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। आपके साथी के रूप में मुझे आशा है कि आप अपनी मानसिकता को पहले से समायोजित कर सकते हैं और बाद में नियंत्रण नहीं खोएंगे। क्या ये सचमुच इतना अतिरंजित है? शेन नयान को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि जब उसने देखा कि मेइशू मजाक नहीं कर रही थी तो उसे अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या आप मुझे पहले से बता सकते हैं कि यह किस बारे में है? यह आपके पिता शेन क्वान के बारे में है, मेइशू ने गंभीरता से कहा। शेन नयान का चेहरा पीला पड़ गया और एक भयानक अनुमान अचानक उसके दिमाग में आया। वह एक पल के बाद अपनी घबराहट को दबाने में कामयाब रही, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। आइए शुरू करें, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ठीक है, मेइशू ने उसे दूसरा ईयरफोन दिया और निर्णायक रूप से प्ले बटन दबाया। शेन नयान के कान में अचानक आश्चर्य से भरी आवाज सुनाई दी, क्वान, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करने को तैयार हो? अब जब ऐसी बात हो गई है तो मैं आपके प्रति गैर जिम्मेदार नहीं होऊंगा, लेकिन आपको मुझे समय देना होगा। मुझे पहले अपनी पत्नी के सामने कबूल करने का सही मौका ढूंढना होगा। ये शब्द सुनकर शेन नयान बेकाबू होकर कांपने लगा। वह उसके पिता की आवाज थी। हालांकि यह शेन क्वान की वर्तमान आवाज से बहुत छोटी लग रही थी, शेन नयान को यकीन था कि यह कुछ ऐसा था जो उसने व्यक्तिगत रूप से कहा था। उसका वास्तव में बाहर अफेयर चल रहा था और वह अपनी मां को तलाक देने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाती, फोन पर दोबारा महिला की आवाज आई। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ क्वान, जब तक तुम मुझे घर देने का अपना वादा निभाते हो। 1/11 तुरंत तलाक, तब हम 3 लोगों के परिवार के रूप में एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। शेन क्वान की आवाज कुछ थकी हुई लग रही थी। इतना कहने के बाद उसने निर्णायक रूप से फोन रख दिया। रिकॉर्डिंग अचानक समाप्त हो गई, लेकिन शेन नयान के आंसू अनियंत्रित रूप से बह गए और वह जल्दी ही अशुपूरित हो गई। अध्याय 252, मछली पकड़ने की योजना। मेइशू ने शेन नयान के कानों से ईयरफोन हटा दिए, अपना फोन दूर रख दिया और गंभीर स्वर में कहा, अभी ज्यादा परेशान मत हो। क्या आप जानते हैं कि फोन पर बात करने वाली महिला कौन है? शेन नयान को कैसे पता नहीं चला? यह महिला अपनी सास बनने के बाद शेन नयान की बेहद आलोचनात्मक थी। भले ही उनकी बहू शेन परिवार की लाडली सबसे बड़ी बेटी थी और उनके बेटे की शादी शेन परिवार में ही हुई थी, फिर भी उसने शेन नयान को कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा था। अतीत में शेन नयान सौम्य और आज्ञाकारी थे। अपने पिता द्वारा लगातार उसे अपने परिवार के प्रति दयालु रहने की सलाह देने के बावजूद उसे हमेशा लगता था कि वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही थी और अपनी मुश्किल सास को खुश करने के लिए उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने हमेशा अपनी सास की आंखों में गहरी नफरत को महसूस किया था। उस समय उसने सोचा था कि वह चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही है, लेकिन अब जब उसने ये रिकॉर्डिंग सुनी है तो आखिरकार उसे सब कुछ समझ आ गया है। वह महिला उसकी मां की प्रेमिका थी, जो उसकी मां की जगह लेने से नाराज थी और इस प्रक्रिया में उससे नफरत भी करने लगी थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता अपनी मालकिन के बेटे को अपना दामाद बनने देंगे। उसके पिता, जिन्होंने कभी उसके साथ एक अनमोल रत्न की तरह व्यवहार किया था, वास्तव में उसे क्या मानते थे? लिन वेई। शेन नयान की नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। अपने पिता के प्रति तीव्र क्रोध और अनिच्छा से भरकर उसने ये नाम बड़बड़ाया। उनका 3 लोगों के परिवार से क्या मतलब था? मेइशू ने तुरंत कहा, मुझे कई साल पहले एक अस्पताल में लिन वेई के गर्भपात के रिकॉर्ड मिले थे। उस वर्ष पहले ही बच्चे का गर्भपात हो चुका था। वास्तव में उनका एक बच्चा था। शेन नयान ने मेज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका दिल अचानक दर्द की तीव्र अनुभूति से भर गया जिसने उसे अपनी पीठ झुकाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने हाथपूर्वक गिरने से इनकार कर दिया। तुम ठीक हो? जब मेइशू ने उसका पीला चेहरा देखा तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। शेन नयान ने अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं ठीक हूँ। जारी रखें। मेइशू को नहीं पता था कि उसे कैसे दिलासा दिया जाए। वह केवल उस मिठाई को धकेल सकती थी जिसे वह खाना चाहती थी और कह सकती थी, अब जब तुम्हें अपने पिता का रहस्य पता चल गया है
तो हमें आगे क्या करना है? इस रहस्य को उखाड़ फेंकना है। शेंग न्यान ने अचानक उसकी ओर देखा, उसके आंसू पोंछे और कहा, और क्या रहस्य हो सकते हैं? क्या इतना बड़ा रहस्य पर्याप्त नहीं है? बेशक ही पर्याप्त नहीं है। मेई शू ने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां को तलाक देकर उससे शादी करने का वादा क्यों किया था, लेकिन आखिर में उसे शेंग परिवार में शादी नहीं करने दी? शेन न्यान ने एक पल के लिए सोचा, उसका स्वर अनिश्चित था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी मां की आकस्मिक मृत्यु के बाद मेरे पिता किसी और से पुनर्विवाह नहीं करना चाहते थे? तुम्हारे पास बदमाश लोगों के बारे में ऐसी अवास्तविक कल्पनाएं क्यों हैं? क्या तुम सच में सोचते हो कि वे एक मौत के कारण अचानक वफादार हो गए हैं? मेई शू को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवती कितनी भोली थी। शेन न्यान ने असमंजस में पूछा, तो फिर यह क्या हो सकता है? तुम्हारे पिता उससे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लू मिंग को शेन परिवार में प्रवेश देने के लिए कई तरीके ढूंढे। क्या आपको लगता है कि यह आपकी मां के कारण है? मेई शू इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेन न्यान का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया, कुछ हद तक शर्मिंदगी से और कुछ हद तक हताशा से। फिर आप क्या सोचते हैं ये क्या है? मेई शू इस बिंदु पर बहुत अधिक खुलासा नहीं करना चाहती थी। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी ठोस सबूत। उनके पास बड़े रहस्य रहे होंगे, या दूसरे शब्दों में बड़े पारस्परिक हित रहे होंगे। यही कारण है कि यद्यपि आपके पिता ने उससे शादी नहीं की, इतने वर्षों से वह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह आराम से रहे। अब हमें उनके सभी रहस्यों का पता लगाना है, सच्चाई का पता लगाना है और यह निर्धारित करना है कि क्या इसका उन सभी वर्षों पहले हुई दुर्घटना से कोई संबंध है। मेई शू ने मॉल की हालिया घटना के बारे में बताया जहां उसने लिन वेई को खरीदारी करने के लिए राजी किया था। लिन वेई की पिछली वित्तीय स्थिति को देखते हुए उनके लिए विलासिता के सामानों पर एक बार में हजारों खर्च करना असंभव था। लेकिन अब लिन वेई की नज़र में ऐसी बात सामान्य लग रही थी। इस सब के पीछे कोई कारण होना चाहिए और मेई शू आगे की जांच करना चाहता था। शेन न्यान समझ गई थी और वह पहले ही अपनी निराशा से बाहर आ चुकी थी। उसने खखारते हुए पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये देखकर कि शेन न्यान अंततः सहयोग कर रहा था, मेई शू ने राहत महसूस की और कहा, मैंने सुना है कि जब लू मिंग ने शेन परिवार में शादी की तो आपके पिता ने उसे कंपनी में 5% हिस्सेदारी दी थी, है ना? शेन न्यान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन वह शादी में दोषी है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए पहले ही एक वकील नियुक्त कर लिया है और मुझे विश्वास है कि हम उससे 5% हिस्सेदारी वापस ले सकते हैं। हम उस मामले में देरी कर सकते हैं, मेई शू ने लापरवाही से कहा। वैसे क्या लू मिंग पिछले कुछ दिनों से तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ, वह मेरे घर के बाहर इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि वह मुझे तलाक नहीं देना चाहता। शेन न्यान नाराज था। उसके बाहर निकलने से ठीक पहले लू मिंग ने उसकी कार रोक दी थी और उसे परेशान करता रहा। मेई शू ने सावधानी से पूछा, क्या उसने आपसे कुछ अजीब कहा? अजीब? वास्तव में नहीं। शेन न्यान ने हैरान होकर पूछा, अजीब से आपका क्या मतलब है? कोई बात नहीं। मेई शू ने राहत की सांस ली। उसे संदेह था कि लू मिंग को उसकी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं होगा और इसीलिए उसने शेन न्यान को परेशान करना जारी रखा था। मेई शू ने आगे कहा, उससे अकेले मिलने के बहाने के रूप में 5% हिस्सेदारी का उपयोग करें। जब समय आएगा मैं आपकी ओर से बैठक में जाऊंगा। अध्याय 253, बीमार बिल्ली। शेन न्यान ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें उस बदमाश से क्या कहना है? मेई शू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, वह मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन वह मेरी कुछ मदद कर सकता है। इस पर मेरी बात सुनो, बस उसके साथ एक बैठक की व्यवस्था करें और आपको किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेई शू पर भरोसा करते हुए शेन न्यान बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वे दोनों चेंग शेंग रेस्तरां के एक निजी कमरे में मिलने के लिए सहमत हुए। लू मिंग जानबूझकर फूलों का सावधानीपूर्वक सजाया हुआ गुलदस्ता लाया था और उसने एक सफेद सूट पहना हुआ था जो कभी शेन न्यान का पसंदीदा था। यहाँ तक कि उसने जो टाई पहनी थी वह शेन न्यान की ओर से जन्मदिन का उपहार था। उसका पूरा पहनावा शेन न्यान की प्राथमिकताओं पर आधारित था और लू मिंग ने उसे वापस जीतने का मन बना लिया था। निसंदेह वह पैसे, प्रसिद्धि या शेन न्यान को अधिक महत्व देता था या नहीं, ये केवल वही जानता था। लू मिंग घबराकर निजी कमरे में इंतजार कर रहे थे। जब उसने दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनी तो वह तुरंत खड़ा हो गया और प्रवेश द्वार की ओर दौड़कर अपने हाथ में फूलों के बीच छिपी अंगूठी को जांचने लगा। वह गलती से मेई शू से टकरा गया जो अभी अभी अंदर आया था। यह आप ही क्यों हैं? क्या आप गलत जगह पर हैं? आपका यहाँ स्वागत नहीं है। लू मिंग ने मेई शू पर चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाया जैसे कि दरवाजा बंद कर रहा हो। मुझे बाहर निकालने में जल्दबाजी मत करो लू मिंग, मैं तुम्हें शेन परिवार में लौटने का मौका देने के लिए यहाँ हूँ। मेई शू दरवाजे के पास लापरवाही से खड़ी थी, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। लू मिंग का हाथ, जो दरवाजा बंद करने ही वाला था, एक पल के लिए ठिठक गया।
उन्होंने मेइशू को संदेह से देखा और पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप वाकई इसके बारे में दरवाजे पर बात करना चाहते हैं? मेइशू ने लापरवाही से अपने कंधे उठाए। दोपहर के भोजन का समय था और रेस्तरां में लोगों की काफी भीड़ थी। कई लोगों ने पहले ही हंगामा देख लिया था और उत्सुकता से किनारे से देख रहे थे। लू मिंग की अभिव्यक्ति इतनी बदसूरत थी मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। उसने अनिच्छा से मेइशू के लिए रास्ता बनाया और कहा, अंदर आओ। आइए देखें कि आप कौन सी तरकीबें अपना सकते हैं। मेइशू शांति से निजी कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तेज आवाज ने लू मिंग को चौंका दिया और उसने शिकायत की, क्या तुम पागल हो? तुमने दरवाजा इतनी जोर से क्यों पटक दिया? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप ही हैं जो इतनी आसानी से डर गए? मेइशू ने उत्तेजक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि लू मिंग जैसे लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते जब दूसरे उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। निश्चित रूप से मेइशू की तिरस्कारपूर्ण नजर पाने के बाद, जो कहती हुई लग रही थी कि तुम्हारे पास बस इतना ही है, लू मिंग तुरंत क्रोधित हो गई और गुस्सा करना शुरू कर दिया। आप क्या चाहते हैं? तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत मत करो। आप मेरे जीवन को बाधित क्यों करना चाहते हैं और इसे मेरे लिए इतना असहनीय क्यों बनाना चाहते हैं? वह नहीं आएगी, मेइशू ने हल्के से कहा। क्या कहा आपने? लू मिंग ने मेज पटक दी और उठ खड़ी हुई। उन्होंने मेइशू की नाक की ओर इशारा किया और डांटा, कुत्या, क्या तुमने नेनियन को फिर से कुछ कहा? मैंने तुम्हें कैसे अपमानित किया? तुम मेरे जीवन को क्यों खराब कर रहे हो और मुझे असहज कर रहे हो? आपने मुझे कैसे ठेस पहुंचाई? क्या किसी को आपके लिए इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है? मेइशू ने अवाक भाव से उसकी ओर देखा। यह आदमी सचमुच बहुत मूर्ख था। यदि उसकी सक्षम और चालाक मां न होती तो उसने सोचा होता कि उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं है। लू मिंग ने अपनी गर्दन सीधी की और आक्रोश से कहा, क्या मैंने तुम्हें केवल एक बार नुकसान नहीं पहुंचाया? इसके अलावा मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं। यदि आप किसी से हिसाब चुकता करना चाहते हैं तो आपको अपनी सौतेली मां से हिसाब चुकता करना चाहिए। मैं सिर्फ एक वेतनभोगी सहायक हूं। मेरे खिलाफ जाने का क्या मतलब है? मेइशू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। तो आपको लगता है कि एक निर्दोष लड़की की बदनामी करने और उसकी प्रतिष्ठा को लगभग बर्बाद करने के बाद आपको कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, है ना? लू मिंग का अहंकार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने अभी भी नहीं सोचा कि वह गलत था। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हर बात का दोष तुम्हारी सौतेली मां पर मढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिए हैं। अब तुमने मुझे बेघर कर दिया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी वास्तव में इच्छा क्या है? मेइशू ने विपरीत सीट की ओर सिर हिलाया। पहले बैठो। लगातार आपकी ओर देखते हुए बात करना थका देने वाला है। मैं आज यहाँ आपको असहज महसूस कराने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको चीजें स्पष्ट करने आया हूँ। उदास चेहरे के साथ लू मिंग अनिच्छा से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और अधीरता से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेइशू ने शांति से कहा, शेन नियान आपसे मिलने नहीं आएगा। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बेशक मैंने पर्दे के पीछे इसकी व्यवस्था नहीं की है। यह कोई और है जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहें। ये कौन है? मुझे बताओ। लू मिंग भयंकर अभिव्यक्ति के साथ किनारे पर बैठी मेइशू के गले को घूर रही थी। वह एक जंगली जानवर की तरह था जो अपने शिकार पर झपटने को तैयार था। लेकिन इस व्यक्ति की ताकत के बारे में मेइशू से बेहतर कोई नहीं जानता था। वह लू मिंग से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसके लिए यह आदमी एक खूंखार बाघ नहीं था, बल्कि बार बार उलझने वाले बिल्ली के बच्चे जैसा था, जिसे वश में करने की जरूरत थी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के बारे में एक विचार होना चाहिए। मेइशू ने जानबूझकर इसे प्रकट नहीं किया, लापरवाही से उसके साथ खेलते हुए। वह उसे चिंतित देखना चाहती थी। निश्चित रूप से लू मिंग का धैर्य समाप्त हो गया था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने चाय का कप पकड़ा और दीवार पर दे मारा। वह दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। यदि आप फिर से निंदा करने का साहस करते हैं तो विश्वास करें या न करें, मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरे देश में प्रसिद्ध कर दूंगा। अध्याय 254 मनोवैज्ञानिक हेरफेर। यह अब केवल 5 मिलियन के बारे में नहीं है, मेइशू ने उससे पूरी तरह से अचंभित होते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति और भी सार्थक हो गई। लू मिंग बेवजह कांप उठा। उसका चेहरा कड़वे भाव में बदल गया। तो मुझे बताओ, नियानियन के साथ मेरे रहने के खिलाफ कौन है? मेइशू ने देखा कि अब उसकी भावनाओं पर उसका पूरा नियंत्रण था और वह इस बात से संतुष्ट थी कि चीजें कैसे चल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब से आपके संबंध का खुलासा हुआ है तब से नेनियन के अलावा आपके शेन परिवार में रहने से और कौन दृढ़ता से असहमत था? लू मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, स्पष्ट रूप से अभी भी उत्तर देने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेइशू ने शांति से जारी रखा, मुझे लगता है कि आपने और आपकी माँ दोनों ने शेन न्यान के साथ तलाक से बचने के लिए बहुत कोशिश की है। आइए इस बात पर भी चर्चा न करें कि शेन न्यान क्या सोचते हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि किसी और की प्रतिक्रिया शेन न्यान से भी अधिक चरम थी?
लू मिंग ने धीरे धीरे अपने दिमाग में एक खास व्यक्ति की तस्वीर बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसने उस विचार को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके घुटने पर टिकी हुई बंद मुट्ठी ने उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दे दिया। मुझे लगता है कि आपके दिल में पहले से ही जवाब है कि यह व्यक्ति कौन है। शेन नियान इस बार यहाँ नहीं आए क्योंकि उन्होंने उसे रोक दिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके और शेन नियान के बीच कोई संबंध नहीं चाहता, मेई शू ने कहा। लू मिंग ने उपहास करते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि शेन नियान किसी जरूरी मामले के कारण नहीं आए थे? अगर उसे कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो क्या होगा? लू मिंग, आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप आश्चर्यजनक रूप से अनुभवहीन हैं, मेई शू ने अपने शब्दों को छोटा न करते हुए व्यंग्य किया। जब आप दोनों की शादी हुई थी तब शेन परिवार ने उदारतापूर्वक आपको कंपनी के 5% शेयर दिए थे। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के लाभांश के कारण आपके परिवार की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि यह ज्यादा नहीं लग सकता है, यह एक ऐसा सौभाग्य है जिसका आप कभी भी पूरी तरह से आनंद नहीं ले सकते। ये तथ्य कि शेन परिवार आपको, एक बाहरी व्यक्ति को, कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने को तैयार था, आप पर उनका भरोसा दिखाता है। लेकिन अब कोई इसे छीनना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप और आपकी मां कंपनी के लाभांश से लाभ कमाना जारी रखें। आप शेन क्वान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? लू मिंग ने विचार में खोकर बुदबुदाया। मैंने गलती की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो शेन नियान के पिता अंततः मुझे फिर से स्वीकार करेंगे। वह हमेशा हमारे परिवार के लिए अच्छे रहे हैं और हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। वह अचानक इतना हृदयहीन नहीं हो जाएगा। शेन परिवार के कनेक्शन और शेयरों के बिना लू मिंग कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इतने वर्षों तक आरामदायक जीवन जीने के बाद वह आलसी हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अब उसका तलाक हो गया तो उसे किसी और के लिए काम करना पड़ेगा? यह उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। यह असंभव है लू मिंग। अगर यह सिर्फ शेन नियान को खोने की बात होती तो शेन क्वान इतना निर्दयी नहीं होता। लेकिन अब वह तुम्हें एक और मौका नहीं देगा, मेई शू ने निर्णायक रूप से कहा। लू मिंग ने सोचा कि मेई शू अतिशयोक्ति कर रहा था और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर क्रोध और हताशा की जबरदस्त भावना घर कर गई। वह यह महसूस करने में विफल रहा कि मेई शू ने पहले ही उसके विचारों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे वह कदम दर कदम उसके द्वारा बिछाए गए भाषाई जाल में फंस गया। आप क्यों कहते हो कि मैं कई वर्षों तक उनका दामाद रहा हूं और मैंने उनके प्रति पितृभक्ति दिखाई है? वह मुझे इस तरह से नहीं काट सकता, मेई शू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता लू मिंग? शेन परिवार के साथ आपकी शादी स्पष्ट रूप से एक असंभावित मेल थी। शेन क्वान ने सबसे पहले आपको अपने दामाद के रूप में क्यों चुना? वह अपनी प्यारी बेटी का विवाह तुम्हारे जैसे व्यक्ति से क्यों करेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उत्कृष्ट हूँ। शेन नियान के पिता जानते थे कि मैं सक्षम हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे शेन परिवार में शादी करने की अनुमति दी। यदि आपने वह वीडियो न्यानियन को नहीं भेजा होता तो एक शेन परिवार में एकमात्र निर्णय लेने वाला बन जाता। लू मिंग ने मेई शू की ओर घूरते हुए जवाब दिया। यदि यह उसके हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो वह और शेन नियान एक आदर्श युगल होते और वह अपने विवाहेतर संबंधों का आनंद लेना जारी रख सकते थे। ये सब उसके हस्तक्षेप के कारण था। उसकी आंखों में नफरत देखकर मेई शू को एहसास हुआ कि उसने मंच अच्छा तैयार किया है। अब उसने उसे बरगलाना जारी रखा और कहा, नहीं, तुमने वर्षों तक धन और समृद्धि का आनंद उठाया है। वह सिर्फ तुम्हारी अपनी क्षमताओं के कारण नहीं बल्कि तुम्हारी मां के कारण है। लू मिंग अचंभित रह गया। आपका क्या मतलब है? मेई शू ने सोचा कि यह आदमी वास्तव में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वह सीधा चेहरा बनाए रखने में कामयाब रही और कहा, क्योंकि शेन क्वान और आपकी मां पुराने परिचित थे। वह हमेशा आपकी मां को चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी आपसे करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये सब खुद को आपकी मां के करीब लाने के लिए किया। इसके साथ ही मेई शू ने मेज पर एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर रखी। लू मिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये फोटो कब लिया गया था? क्या इसमें वह महिला है, मेरी मां? मेई शू ने सिर हिलाया। वे एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन अंत में आपकी मां ने आपके पिता को चुना। उन्होंने किसी और से भी शादी की। हालांकि वे बाद में फिर से जुड़ गए और वह चाहते थे कि आपकी मां उनकी रखेल बने, परंतु तुम्हारे पिता के जीवित रहने के कारण तुम्हारी माता ने इनकार कर दिया। लेकिन मेरे पिता का पहले ही निधन हो चुका है। लू मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां, जो धन और विलासिता की इतनी शौकीन थी, शेन क्वान जैसे अमीर व्यक्ति को क्यों मना कर देगी। यही समस्या है। मेई शू ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना जारी रखी और जाते जाते एक कहानी बना दी। जब शेन नियान की हृदय रोग से दुखद मृत्यु हो गई, कुछ ही समय बाद आपके पिता की अचानक घर पर मृत्यु हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि यह महज एक संयोग है? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।